वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2000 में आई मूवी बॉयलर रूम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी फ्रॉड बेस्ड मूवी है और इस मूवी में आपको विन डीजल और बेन एफ्लेक देखने को मिलेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सिटी व्यू दिखाया जाता है, जिसके बाद हम सेथ डेविस नाम के लड़के को देखते हैं जो कि सिर्फ 19 साल का है और वो अपने स्कूल से ड्रॉप आउट है और वो अपने घर के बेसमेंट में इलीगल कसिनो चलाता है। ऐसे ही एक रात सेथ का कजन एडम और उसका साथी ग्रेग सेथ के कसिनो में खेलने आते हैं। सेथ देखता है कि ग्रेग तो काफी पैसे वाला आदमी है। जब सेथ अपने फैमिली होम लौट कर आता है तो उसके पिता उसे खूब क्लास लगाते हैं, क्योंकि सेथ पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक इलीगल कसिनो चला रहा है और जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सेथ के पिता यानी कि मार्टी एक कोर्ट जज हैं और सेथ के कारण उनकी इमेज की वोट लग सकती है। ऐसे ही एक दिन ग्रेग सेथ से बोलता है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा तो रहे हो, मगर तुम्हारे इस काम में काफी रिस्क है। क्या तुम जिंदगी भर यही करना चाहते हो? क्यों न तुम अपने बेटर फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो। ग्रेग बोलता है कि हमारे साथ काम करके तुम लाखों डॉलर कमा सकते हो। ग्रेग सेथ को अपनी फर्म में रिक्रूट करना चाहता है, जिसके लिए सेथ तुरंत मान जाता है। इसके बाद सेथ रेडी होकर काम पे जाने लगता है। सेथ बोलता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं जल्दी से खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में खूब सारे पैसे वालों को ही इज्जत मिलती है। इसके बाद सेथ जेटी मर्लिन नाम की फर्म तक पहुंच जाता है। वैसे जेटी मर्लिन एक ब्रोकरेज फर्म है जो कि स्टॉक में डील करती है। ऑफिस पहुंचने के बाद सेथ देखता है कि इस फर्म के एम्प्लॉय फोन पर क्लाइंट से कैसे डील कर रहे हैं और ये सब देखकर सेथ काफी घबरा जाता है। इसके बाद रिसेप्शन वाली लेडी सेथ को बताती है कि आप सभी लोगों को इंटरव्यू के लिए एक साथ ही जाना होगा, क्योंकि ये एक ग्रुप इंटरव्यू है। इसका एंट्री होती है जिम यंग की, जो कि इस फर्म का हेड रिक्रूटर है, और वो इंटरव्यू हॉल तक पहुंच जाता है और बोलता है कि आप लोग इस फर्म को ज्वाइन करिए एंड आई एम श्योर आप लोग 3 साल में अपना फर्स्ट $1 मिलियन कमा लेंगे। यानी इस फर्म को ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर अंदर आप लोग अपने पहले 1 मिलियन कमा चुके होंगे। इसके बाद जिम रिक्रूट्स के सामने खूब लंबा चौड़ा भाषण देता है और उन्हें मोटिवेट करता है। जिम कहता है कि हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, न तो दोस्त बनाने और न ही एनवायरनमेंट बचाने, और हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं। इसके बाद जिम बोलता है कि आप लोग इस फर्म में पहले 3 महीने एज अ ट्रेनी काम करोगे और ट्रेनिंग के बाद आपको सीरीज 7 एग्जाम पास करना होगा, तब जाकर आप जूनियर ब्रोकर बनोगे। और इस पीरियड में आपको अपने टीम लीडर के लिए 40 अकाउंट्स खुलवाने होंगे। 40 अकाउंट्स यानी 40 न्यू डील्स, और उसके बाद ही आप इंडिपेंडेंट ब्रोकर बन सकते हैं। मगर बात आती है आपकी ट्रेनिंग की, जहां आपको सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद सेथ अपने फादर से मिलता है, मगर हर नॉर्मल फादर की तरह वो सेथ को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो कॉफी पर मुझे बुला रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, घर पे बात किया करो। और यह कहकर वो यहाँ से निकल जाते हैं और बेचारे सेथ को बोलने का मौका भी नहीं मिलता। वैसे सेथ अपने फादर से स्टॉक ब्रोकर बनने के बारे में बात करना चाहता था। इसके बाद सेथ अपनी फर्म पहुंच जाता है, जहाँ पर ग्रेग उसे कुछ कार्ड्स देकर बोलता है कि ये लोग हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं और तुम्हारा काम है इन लोगों को कॉल करना और उन्हें जेटी मर्लिन फर्म का इम्प्रेशन देना कि हम एक अच्छी फर्म हैं और हमारे साथ काम करके क्लाइंट्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ग्रेग कहता है कि सेथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स करो, तुम्हें सिर्फ उन्हें पैसा कमाने के सपने दिखाने हैं। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनसे कहना कि विद इन 1 मंथ फर्म का सीनियर ब्रोकर उन्हें कॉल करेगा। और वैसे इस फर्म के 2 ट्रेडिंग रूल हैं। फर्स्ट, कभी किसी फीमेल क्लाइंट को कॉल नहीं करना, चाहे वो कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, क्योंकि अगर शेयर मार्केट नीचे गिरने लगता है तो वो लेडीज हर 15 मिनट में कॉल करके पूछेगी कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, और वो फिर ऐसा कर करके तुम्हारा दिमाग खा जाएगी। और दूसरा रूल है कि अपने क्लाइंट से सिर्फ इतना ही कहना कि तुम्हारे पास पैसा कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें क्लाइंट को शेयर खरीदने के लिए फोर्स नहीं करना है। एंड प्लीज अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ और अगर तुम गड़बड़ करोगे तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। इसके बाद सेथ अपनी मदर को इन्फॉर्म करता है कि अब वो कसिनो बंद करके ट्रेनी ब्रोकर बन गया है। तो हर नॉर्मल मदर की तरह सेथ की मदर बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और अपना ख्याल रखना। और लास्टली सेथ की मदर बोलती है कि वैसे तुम्हारे पिता भी काफी खुश हैं कि अब तुम कोई लीगल काम कर रहे हो। और अगले दिन से सेथ काम पर लग जाता है और वो अपने फर्स्ट क्लाइंट को कॉल करता है, मगर उसका क्लाइंट सेथ को अच्छे से झाड़ देता है। तो ग्रेग उसे इंकरेज करता है और बोलता है कि ऐसा तो हर ट्रेनिंग ब्रोकर के साथ होता है, तुम हिम्मत मत हारो। ग्रेग बोलता है कि वैसे फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी तुम्हें जानता भी नहीं है और न ही वो जानने वाला,
तो क्यों ना तुम अपना नाम बदलकर उनसे बात करो। तुम अपने आप को किसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। तुम्हें बस अपने क्लाइंट को इन्वेस्ट करने के लिए मनाना है। तो सेठ सरप्राइज होकर बोलता है कि ये तो गलत है, हम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो ग्रेग बोलता है कि अब भोले मत बनो, ऐसा तो सब जगह पे चलता है। ये फोन झूठ बोलने के लिए ही तो होते हैं और तुम पैसा कमाने के लिए ही यहाँ पे बैठे हो, और पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो झूठ चलता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस फर्म में एबी नाम की एक लेडी भी काम करती है, जिस पर सेठ की अक्सर नजर रहती है। मगर स्पेशल पार्ट, ये लेडी सेठ की टीम लीडर ग्रेग की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद एंट्री होती है क्रिस नाम के आदमी की, जो कि फर्म का सीनियर ब्रोकर है, जो कि खूब सारा पैसा बनाता है। इसके बाद सेठ की फैमिली एक जगह पर डिनर करने जाती है और अब ये फैमिली काफी खुश है क्योंकि अब सेठ सही रास्ते पर चलने लगा है। वैसे सेठ के पिता वैसे तो खुश हैं, मगर फिर भी वो सेठ को 2-4 बातें सुना देते हैं। असल में मार्टी को जेटी मर्लिन फर्म पर कुछ डाउट है क्योंकि उसने अपने जज कैरियर में इस फर्म के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना है। मगर सेठ की मदर बात संभाल लेती है। इसके बाद सेठ अपने बॉस के घर जाता है, जहाँ पर फर्म के बिग लीडर मौजूद थे, जहाँ पर ये लोग वॉल स्ट्रीट मूवी को देख रहे थे। वैसे इन लोगों को वॉल स्ट्रीट मूवी में हीरो और उसके डायलॉग बहुत पसंद है और हीरो इन लोगों का रोल मॉडल है। क्रिस तो इवन मूवी के डायलॉग को सेम टू सेम रिपीट कर सकता है। इसके बाद सेठ बाकी ब्रोकर की तरह अपने क्लाइंट से झूठ बोलकर उन्हें शेयर खरीदने के लिए इंकरेज करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ऐसे ही करते करते एक दिन सेठ एक डॉक्टर को शेयर खरीदने के लिए राजी कर लेता है। तो फिर आगे की बात करने के लिए सीनियर ब्रोकर क्रिस को बुला लिया जाता है। क्रिस फिर डॉक्टर को 7वें आसमान पर चढ़ा देता है और डॉक्टर को बड़े बंगले और गाड़ियों के सपने दिखाने लगता है। और थोड़ी देर में डॉक्टर बेवकूफ बन जाता है और वो अपना काफी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ये सब देखकर सेठ भी काफी खुश है क्योंकि उसे इस डील से कमीशन मिलने वाला है। इसके बाद क्रिस सेठ को काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स सिखाता है कि क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए कैसे राजी करना है और कैसे हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, और वो भी विद मिनिमम रिस्क। और यहाँ पर सेठ को काफी कुछ सीखने को मिलता है और सेठ को ये भी समझ में आ जाता है कि ग्रेग उसे ढंग से सिखा नहीं रहा है, स्पेशली द रिस्की पार्ट। ट्रेडिंग रिस्की होती है और ग्रेग रिस्क वाला पार्ट ही सेठ को पता नहीं रहा है। वैसे इस सब की वजह ग्रेग की एक्स गर्लफ्रेंड एबी है, जो कि आजकल सेठ में काफी इंटरेस्ट दिखा रही है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं। वहीं एक दिन जब जेटी मर्लिन वाले मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तब दूसरी एक फर्म वाले इन्हें चढ़ाते हुए बोलते हैं कि तुम एक छोटी सी चॉप शॉप फर्म से हो ना, जिसने जानबूझकर अपना नाम जेटी मर्लिन रखा है, जो कि जेपी मॉर्गन के नाम जैसा है। और फिर इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो इसके बाद जेटी मर्लिन वालों को इस बार से बाहर फेंक दिया जाता है। तो अगले दिन जिम सभी रिक्रूट से बोलता है कि तुम लोग हमारी फर्म के लिए काम करते हो तो एटलीस्ट 1-2 ढंग के सूट्स तो ले सकते हो ताकि तुम लोग प्रोफेशनल लगो, और प्लीज एक्ट लाइक प्रोफेशनल। वैसे भी अब तुम्हें सीरीज 7 एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि तुम लोग लाइसेंस्ड ब्रोकर बन सको। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेठ अपने घर पे भी लोगों से मूड मारता रहता है, मगर अब उसे जेटी मर्लिन के काम करने के तरीके पे शक होने लगा है क्योंकि एक दिन उसने देखा कि फर्म में एक आदमी फर्म के काफी सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को श्रेड कर रहा है, जबकि इन डॉक्यूमेंट्स को तो बढ़िया क्रेडिबिलिटी के लिए संभाल के रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 2 एफबीआई एजेंट जेटी मर्लिन फर्म के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उनके सामने सेठ का फोटो भी था। एफबीआई एजेंट बोलता है कि जेटी मर्लिन फर्म नो डाउट एक फ्रॉड फर्म है जो लोगों का पैसा ठग के उन्हें बर्बाद कर रही है और फर्म के खिलाफ सबूत ये लड़का ला के देगा। मैंने पता लगा लिया है कि सेठ डेविस बहुत स्मार्ट है, जो पहले अंडरग्राउंड कैसीनो चलाया करता था, मगर अब वो ब्रोकर बन चुका है, ट्रेनी ब्रोकर। और स्पेशल पार्ट, सेठ डेविस अभी उस फर्म में किसी के लिए भी लॉयल नहीं है, तो हम लोग सेठ को सरकारी गवाह बना सकते हैं। वहीं ग्रेग की बजाय क्रिस सेठ को ट्रेडिंग ट्रिक्स सिखाता रहता है और क्रिस की मदद से सेठ ने फर्स्ट टाइम पर्सनली बड़ी अमाउंट का शेयर बेचा है और अब वो काफी खुश है और वो ये खुशी ग्रेग से भी शेयर करता है। मगर ग्रेग न जाने क्यों सेठ को काफी उल्टा पुल्टा बोलने लगता है और उसे रिमाइंड करता है कि तुम बस एक ट्रेनी हो और तुम्हें ट्रेडिंग और डील फाइनल करना अलाउड नहीं है। मगर जब सेठ को एबी दिखाई देती है तो वो समझ जाता है कि ग्रेग एबी की वजह से उसे जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा है और ग्रेग उसके पैसा कमाने के ऑप्शन को भी कम करना चाहता है, और ऐसा होता भी है। ग्रेग एबी से जाकर बोलता है कि तुमने इस नई छोकरी के चक्कर में मुझे छोड़ दिया, मगर एबी उसे झाड़कर चली जाती है। वहीं सेठ देखता है कि फर्म का मालिक जिसका नाम माइकल है उस आदमी के साथ कहीं जा रहा है
जो कि कुछ दिन पहले उन डॉक्यूमेंट्स को श्रेड कर रहा था। मगर स्पेशल पार्ट ये है कि ये बंदा सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन से है। इस आदमी का काम है ये ध्यान रखना कि ये फर्म धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, मगर ये आदमी कभी भी इस फर्म और एम्प्लॉइज पर ध्यान देता ही नहीं है जैसे इसे इस फर्म ने खरीद रखा है। इसके बाद सेठ ऑफिस जाता है और फर्म की प्रोस्पेक्टस को चेक करता है, जिसमें उसे कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। मगर तभी एबी यहाँ पे आ जाती है और फिर ये लोग रोमांटिक होने लगते हैं। इसके बाद सेठ एबी के सामने जॉन नाम के आदमी के बारे में डाउट जताता है। तो एबी कहती है कि ये फर्म चैरिटी वर्क नहीं करती और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस फर्म में रहकर खूब पैसा कमाओ और कुछ इलीगल चीजों को नजरअंदाज करो या फिर फर्म को छोड़ दो, और तुम्हें जल्द ही डिसाइड करना होगा कि तुम किस रास्ते पे जाना चाहते हो। इसके बाद सेठ हैरी नाम के क्लाइंट को कॉल करता है और उसे अपने यूजुअल फंडे से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। तो हैरी थोड़ी ही देर में सेठ के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, मगर फिर भी वो बोलता है कि फिलहाल मैं कोई शेयर खरीदना नहीं चाहता क्योंकि मेरी फैमिली एक न्यू घर खरीदने वाली है। मगर सेठ काफी सारा झूठ बोल बोल कर हैरी को शेयर खरीदने के लिए राजी कर लेता है। नेक्स्ट डे सेठ को क्रिस का कॉल आता है कि सेठ तुमने सीरीज 7 एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब तुम लाइसेंस्ड ब्रोकर बन चुके हो। तो ये दोनों साथ में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। मगर रास्ते में सेठ क्रिस से पूछता है कि हम लोग इतना बड़ा कमीशन कमाते हैं, आखिर वो कैसे कमाते हैं? और मुझे पता है कि हम लोग ब्रोकरेज फर्म हैं और शेयर्स बिकवाते हैं, मगर हमारा कमीशन जरूरत से ज्यादा बड़ा है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के रूल के हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5% ऑफ सेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, मगर हमारी फर्म तो रूल में अलाउड प्रॉफिट से 4 गुना ज्यादा कमा रही है। तो क्रिस बोलता है कि जैसा चल रहा है चले दो ना, तुम खूब सारा पैसा कमा रहे हो और आने वाले समय में और भी ज्यादा कमाओगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम बस पैसा छापो, फालतू चीजों पे ध्यान मत दो। इसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं, मगर इस पार्टी में सेठ को फर्म के काफी सारे डार्क सीक्रेट्स का पता चलता है, मगर अब उसे पैसा कमाने का चस्का लग गया है तो वो ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें हैरी का घर दिखाया जाता है जिसने सेठ के थ्रू शेयर खरीदे हैं। हैरी की वाइफ पूछती है कि तुमने इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर क्यों खरीदे हैं? तो हैरी बोलता है कि जेटी मर्लिन के सीनियर ब्रोकर के हिसाब से इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर प्राइस में जंप आने वाला है क्योंकि उन्होंने न्यू ड्रग बनाया है और जल्दी से हमारा पैसा दुगना हो जाएगा। मगर हैरी की वाइफ को इस स्कीम पर डाउट होने लगता है कि जरूर हैरी को किसी ने ठग लिया है। तो हैरी बोलता है कि रिलैक्स, मैंने बस छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्ट किया है और अगर मुझे नुकसान हो भी गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वहीं अब सेठ अपनी बढ़ती हुई क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर पाता और वो उस जगह पे जाता है जहां कंपनी का मालिक माइकल और जॉन गए थे, क्योंकि वो बिल्डिंग तो खाली थी और वहां पर कुछ भी होना नहीं चाहिए था। मगर जब सेठ बिल्डिंग के उस जगह को देखता है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर काफी सारे फोन रखे हुए हैं और यहाँ पर फर्म का बॉस और जॉन दोनों ही मौजूद थे। माइकल जॉन से पूछता है कि अगर हमारी फर्म में पुलिस आ जाए तो हम अपनी फर्म को इस जगह पर कितनी देर में शिफ्ट कर सकते हैं? तो जॉन बोलता है कि हम यहाँ पर अपने सेटअप को 2 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं और शाम तक कॉल्स भी इस जगह पे आने लगेंगी। और ये बातें सेठ भी सुन लेता है और समझ जाता है कि अगर फर्म पे पुलिस का छापा पड़ा तो माइकल यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहा है। वहीं जब एबी अपने घर लौट के आ रही थी तब एफबीआई एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। वहीं जैसे जैसे सेठ की डील्स बढ़ती जा रही थी, ग्रेग उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वो सेठ का कमीशन भी खा जाता है। इसके बाद सेठ एबी से मिलता है और बताता है कि हमारी फर्म मैड पेटेंट नाम की कंपनी के शेयर बेच रही है, मगर मैं मैड पेटेंट वाली एड्रेस पे गया था तो मुझे पता चला कि मैड पेटेंट जैसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये सब कुछ धोखा है। और मुझे पता चल चुका है कि माइकल पैसे कैसे कमा रहा है। माइकल हमारे थ्रू ऐसी कंपनी के शेयर बिकवा रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोग धोखाधड़ी करके लोगों की जमा पूंजी को गलत जगह लगवा रहे हैं। असल में हम लोग जिन कंपनी के शेयर बेच रहे हैं वो माइकल की ही फर्जी कंपनी है और इसलिए ही हमें 2 गुना कमीशन मिलता है। माइकल शेयर की नकली डिमांड बनाता है और ये पूरी तरह से इलीगल है और हम सभी को जेल हो सकती है। मगर एबी ये सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहती, शायद वो इस सब के बारे में पहले से जानती है। नेक्स्ट डे एबी को एफबीआई से कॉल आता है। एफबीआई एजेंट पूछता है कि सेठ क्या कर रहा है, मगर एबी सेठ को सच में पसंद करने लगी है और वो सेठ को मुसीबत में देखना नहीं चाहती। मगर एजेंट कहता है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो आज दोपहर तक ही तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहीं हैरी दिन का न्यूज़पेपर देखता है और वो सेठ को कॉल करके पूछता है कि सेठ तुमने तो कहा था कि शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, मगर ये तो गिर रहे हैं। तो सेठ जैसे तैसे करके बेचारे हैरी को फिर से बेवकूफ बना लेता है
और वो उसे दोबारा से शेयर खरीदने के लिए राजी कर लेता है। और यही सब बातें एक वैन में FBI एजेंट्स भी सुन रहे थे। तो वो लोग सेठ से काफी इम्प्रेस्ड हैं कि सेठ किस हद तक झूठ बोल सकता है और अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकता है। वहीं हैरी और उसकी वाइफ के बीच में झगड़ा होने लगता है। वेल ऑब्वियसली हैरी ने और शेयर्स जो खरीदे हैं। हैरी की वाइफ अल्टीमेटम देती है कि जो भी तुम्हारे पास शेयर हैं उन्हें कल सुबह ही बेच दो। वहीं दूसरी तरफ सेठ के पिता जो कि एक जज हैं, वो जेटी मर्लिन की सच्चाई पता लगा लेते हैं और फिर सेठ पे काफी भड़कते हैं और बोलते हैं कि तुम और तुम्हारी फर्म का हर एक शख्स एक दलाल है जो लोगों को धोखा दे रहा है और तुम लोग लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। मार्टी बोलता है कि मुझे तुम जैसा गिरा हुआ बेटा नहीं चाहिए और आज के बाद तुम्हें मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं FBI एजेंट को भी इस सब का पता चल जाता है कि सेठ को घर से निकाल दिया गया है और वो काफी हर्ट है और सेठ जल्दी से अपनी फर्म को छोड़ने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके सेठ को पकड़ लेना चाहिए। और यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि एबी इनके लिए काम कर रही है मगर वो इनके लिए पूरी तरह से लॉयल नहीं है। वहीं हैरी का सारा पैसा डूब जाता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे छोड़कर चली जाती है और अब हैरी पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद सेठ अपने पिता के ऑफिस जाता है और उनके सामने रोते हुए बोलता है कि डैड मैं अपनी फर्म को छोड़ना चाहता हूँ एंड डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं जेटी मर्लिन फर्म को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ और मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मगर मार्टी इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि अगर उसने सेठ का प्लान फॉलो किया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट डे काफी सोचने के बाद मार्टी सेठ को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हें गिरफ्तार होने से बचा सकता हूँ। आखिर मैं हूँ तो तुम्हारे पिता ही। मगर जब सेठ एबी के साथ अपने प्लान को शेयर कर रहा था तब कुछ FBI एजेंट्स यहाँ आकर सेठ को पकड़ लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि एबी FBI के साथ मिली हुई है। इसके बाद जब सेठ को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद FBI एजेंट सेठ और उसके पिता के बीच हुई फोन कॉल को सुनाते हैं जिसमें सेठ और मार्टी मिलकर एक IPO स्कीम के बारे में बात कर रहे थे ताकि वो लोग जेटी मर्लिन को ठग के उसे बर्बाद कर सकें। यानी FBI ने सेठ का फोन टैप कर रखा था। वेल ऑब्वियसली एबी की मेहरबानी से और अब मार्टी भी फंसने वाला है। FBI एजेंट बोलता है कि सेठ तुम सरकारी गवाह बन जाओ और बदले में तुम्हें फेडरल इम्यूनिटी मिल जाएगी और हमारे लिए गवाही देते ही तुम आजाद हो। मगर तुम्हारे पिता की इन्वॉल्वमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते और उनकी नौकरी जाएगी और बदनामी होगी वो अलग। तो सेठ बोलता है कि इस समय मेरे पिता का कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे पिता को जाने दीजिए वरना कोई डील नहीं होगी। तुम्हें मुझे जेल भेजना है तो भेज दो मगर जेटी मर्लिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो काफी सोचने के बाद एजेंट सेठ से बोलता है कि तुम कुछ ऐसा ऑफर करो जो हमारे काम का हो तभी हम तुम्हारे पिता को यहाँ से जाने देंगे। तो सेठ बोलता है कि मुझे जेटी मर्लिन के बारे में सब कुछ पता है कि माइकल पैसे कैसे कमाता है और वो अपने जुर्म को कैसे छुपा रहा है और उसके पार्टनर कौन है ये भी मुझे पता है। अगर पुलिस रेड मारने वाली हो तो वो कहाँ भाग कर जाएगा ये भी मुझे पता है। तो एजेंट बोलता है कि ओके सौदा पक्का हुआ और कल तुम अपने ऑफिस जाओ और मुझे तुम्हारी फर्म की क्लाइंट बुक की कॉपी चाहिए और साथ ही तुम्हारी फर्म का सारा डाटा भी। इसके बाद मार्टी अपने बेटे को बड़े प्यार से समझा बुझाता है क्योंकि उसके बेटे ने गलत काम किया मगर अब वो सही रास्ते पे आ चुका है। नेक्स्ट डे सेठ फर्म के बॉस माइकल के ऑफिस जाता है और बोलता है कि बॉस मेरा एक क्लाइंट है जिसके $50,000 बर्बाद होने वाले हैं मगर मेरा वो क्लाइंट बहुत बड़ा आदमी है, हमें उसका ट्रस्ट लूज नहीं करना चाहिए। वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है और $50,000 के लिए हमें इतना बड़ा क्लाइंट गंवाना नहीं चाहिए। तो माइकल सेठ की बातों में आ जाता है मगर असल में सेठ माइकल को बेवकूफ बनाकर हैरी को उसका सारा पैसा लौटाना चाहता है। इसके बाद सेठ कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क लगाकर सारा डाटा कॉपी कर लेता है और फिर वो क्रिस को अलग बुला के बोलता है कि क्रिस कल रात मैं गिरफ्तार हो गया था और मुझे FBI ने पकड़ा था और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। सेठ बोलता है कि FBI 20 मिनट में इस बिल्डिंग को रेड करेगी मगर क्रिस अगर तुम मेरे क्लाइंट हैरी की शेयर सेल टिकट पर साइन कर दो तो हैरी की जिंदगी भर की जमा पूंजी बच जाएगी। वैसे गाइस क्रिस इतना बुरा आदमी भी नहीं है और वो सेठ का अच्छा दोस्त है। तो क्रिस शेयर की सेल टिकट पर साइन कर देता है ये सोचकर कि फर्म के साथ साथ सभी एम्प्लॉइज तो वैसे भी बर्बाद होने वाले हैं, क्यों ना किसी की हेल्प कर दूं। सेठ उसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है और यही हाल क्रिस का भी था। वो भी जल्दी से रेडी होकर यहाँ से निकलने लगता है और सेठ को जाते ही काफी सारी कार में FBI और पुलिस वाले रेड करने आ जाते हैं और फिर इस धोखेबाज फर्म का खुलासा हो जाता है कि कैसे ये लोगों का पैसा ठग रहे थे। सो गाइस मोरल ऑफ द स्टोरी बी केयरफुल। अगर कोई फोन पर बड़े बड़े सपने दिखाए कि पैसा दुगना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा वगैरह वगैरह
तो बेहतर होगा कि फोन काट दो, वरना तुम्हारी तो अच्छे से लग जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।